टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपने नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10,000 प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। सेशन 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें निर्बंधन के लिए इंग्लिश टर्म देख लेना चाहिए ताकि और क्लैरिटी हो सके। यहाँ निर्बंधन के लिए लिमिटेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या डीपीएसपी विधायिका या कार्यपालिका अथवा दोनों के कामों पर रोक लगाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि डीपीएसपी न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका के कार्यों को सीमित करते हैं, बल्कि ये विधायिका या कार्यपालिका की मदद के लिए ही संविधान में शामिल किए गए हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि डीपीएसपी किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये देश की शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इस अनुच्छेद में 2 शब्द हैं, एक तो राज्य है और दूसरा है विधि। राज्य में वही शामिल हैं जो भाग 3 के तहत हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका इसमें शामिल हैं। विधायिका मतलब इसमें संसद और विधानमंडल शामिल होंगे, जबकि कार्यपालिका में संघ और राज्य सरकार शामिल होंगे। वहीं विधि में संविधान संशोधन अधिनियम, अध्यादेश, साधारण अधिनियम, उपविधि, अधिनियम के तहत बनाए गए नियम और विनियम, आदेश, संवैधानिक आदेश या अधिसूचना को ले सकते हैं। हम फिर से अनुच्छेद 37 पर आते हैं। इसमें जो प्रावधान हैं उनसे एक बात समझ में आती है, वो ये कि जब विधायिका कोई अधिनियम अथवा सरकार कोई नियम या कोई योजना बनाए तो जहां तक संभव हो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाए। ऐसे कई उदाहरण हैं जब संघ सरकार और राज्य सरकारों ने कई कानून राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाए, जैसे बोनस संदाय अधिनियम 1965, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002 ये सब उदाहरण हैं। साथ ही अनुच्छेद 40 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया। लेकिन आपको बता दें कि मूल अधिकार जरूर राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें कम करती है। मान लीजिए ऐसी कोई विधि बना भी दी गई तो वह उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक वह अधिकारों के असंगत है। यह बात अनुच्छेद 13 में कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे संविधान की मूल संरचना पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा कथन है, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन गलत है। इस सवाल के लिए हमें संविधान को ही बेस मानना होगा। हम जानते हैं कि भाग 4 क में दोनों ही बातों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, यानी संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कहता हो कि संसद इन कर्तव्यों को प्रभाव में लाने के लिए कोई अधिनियम बनाए। इसलिए पहला कथन गलत है। इसके अलावा भाग 4 क में जिन कर्तव्यों का जिक्र है वे नागरिकों के लिए हैं और वे संवैधानिक हैं, न कि विधिक। अगर राज्य कोई विधि बनाता है जिसमें किसी तरह के कर्तव्य का जिक्र हो तो उनका इन मूल कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अब हम नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से संविधान हमें कुछ मूल अधिकार देता है जिनसे हमारा चहुमुखी विकास हो सके, उसी तरह देश के नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि देश, समाज, संस्कृति और प्रकृति के संबंध में वे भी अपने कर्तव्यों को समझें, ताकि लोगों में अनुशासन बना रहे और लोगों को अनैतिक, असंवैधानिक या गैरकानूनी काम करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग न करना पड़े। तो यहाँ मूल कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उनकी सिफारिशों के बाद संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन से संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसमें शुरुआत में 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन से 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। इन कर्तव्यों को जोड़ने का मकसद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना है, चाहे वे गतिविधियां कोई नागरिक करे या फिर कोई संगठन करे। मूल कर्तव्यों के उद्देश्य को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाया है। 1997 के उत्तर प्रदेश राज्य बनाम यमुना शंकर मिश्रा मामले में कोर्ट ने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने जीवन स्तर में या तो व्यक्तिगत तौर पर या किसी समूह का सदस्य होने के नाते संयुक्त रूप से सुधार करे। अब आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही मूल कर्तव्य भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कोई नागरिक इन्हें लागू कराने को लेकर राज्य के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। यह संसद की मंशा पर है कि वह किसी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई अधिनियम बनाए, लेकिन उनका संविधान के भाग 4 क से कोई संबंध नहीं होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन डी। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। जैसा कि आपको हमेशा से बताया जाता रहा है, प्रस्तावना से लगभग हर साल सवाल बनते ही हैं, या तो सीधे सीधे बनेंगे या फिर उसका संबंध किसी न किसी तरह से प्रस्तावना से होता है। अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को ठीक से पढ़ते हैं तो इसकी तीसरी पंक्ति में जो शब्द हैं उसमें केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता शब्द शामिल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। लेकिन प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का जिक्र जरूर किया गया है। जिस तरह किसी भी किताब के पहले पेज पर मुख्य पुस्तिका होती है जिसमें मोटे तौर पर बता दिया जाता है कि किताब को लिखने का मकसद क्या है और इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है, इसी तरह भारत के संविधान में भी प्रस्तावना या उद्देशिका शामिल है। यह हमारे संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना में शामिल शब्दों से मोटे तौर पर हमें पता चल जाता है कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों से हमें कुछ बातें सीधे सीधे जानने को मिलती हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत,
जो कि भारत की जनता में निहित है। दूसरा, भारत की प्रकृति, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथा, संविधान के अधिनियमित होने की तिथि, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, जबकि इसके लागू यानी प्रवृत्त होने की तारीख 26 जनवरी 1950 है। हालांकि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 88, 91, 92, 93 ये सारे जो अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। चौथा सवाल है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। और डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। यह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बेहतर विश्लेषण के बाद ही इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस सवाल में चारों ही विकल्प उत्तर के आसपास दिखते हैं, लेकिन सवाल की भाषा पर ध्यान दें तो यहाँ लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण पूछा गया है। ऐसे में पहला विकल्प ही इसका उत्तर होगा। विभिन्न दर्शन शास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों ने लोकतंत्र के अलग अलग मतलब बताए, लेकिन इसका एक अर्थ तो सीधा समझ में आता ही है कि यह जनता का शासन है, यानी सरकार बनाने और सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि यूरोप के कई देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी लोकतंत्र का विश्लेषण किया है। मिल का मानना था कि सरकार का उद्देश्य लोगों में मूल्य और सद्गुण एवं स्व विकास की भावना पैदा करना है। यह जरूरी है कि सरकार उन लोगों की हो जो स्व विकास पर जोर देते हैं, और यह तभी संभव है जब सरकार को चुनने और उसके कार्यकलापों में लोगों की वास्तविक भूमिका हो। लोकतंत्र लोगों के सद्गुण और बुद्धिमत्ता के चरित्र को क्रियाशील बनाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पांचवा सवाल है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विभिन्न देशों में शासन के मेनली दो बड़े फॉर्मेट हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का बेहतर उदाहरण यूएसए है, जबकि संसदीय का बेहतर उदाहरण भारत को ले सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है। राष्ट्रपति ही सरकार और राज्य का प्रमुख होता है। शासन की तीनों शाखाएं यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती हैं। ये एक दूसरे को न तो बर्खास्त कर सकते हैं न ही भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का पहला कथन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित है, न कि संसदीय शासन प्रणाली से, इसलिए यह गलत है। अब हम संसदीय शासन प्रणाली पर आते हैं। इस प्रणाली को सरकार की कैबिनेट प्रणाली या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। इस प्रणाली में भी तीनों शाखाओं को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनसे ये पूरी तरह अलग नहीं है। देश की जनता अपने क्षेत्र से प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका में भेजती है। सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसके सदस्य भी विधायिका से ही रहते हैं, यानी विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। और जब विधायिका सरकार में विश्वास खो देती है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता से हटा भी सकती है, यानी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इसलिए इसका उत्तर सी होगा। वहीं विधायिका का काम कानून बनाना है, जबकि कार्यपालिका उन्हें लागू कराने का काम करती है। लेकिन यह भी जान लेना जरूरी है कि विधायिका जितने भी कानून बनाती है उनके लिए ज्यादातर विधेयक सरकार का कोई मंत्री ही लाता है, और बहुमत में होने की वजह से वे कानून भी बन जाते हैं। इसके अलावा किसी अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति भी कार्यपालिका के पास ही है। यही नहीं, जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश भी एक समय तक एक संसदीय कानून की शक्ति रखता है, यानी विधि बनाने में कार्यपालिका का हस्तक्षेप ज्यादा है।
भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। विधायिका जो कानून बनाती है या कार्यपालिका जो नियम बनाती है अथवा कोई निर्णय लेती है, उस पर न्यायपालिका इस बात की जांच करती है कि वे कहीं संविधान के उद्देश्यों के विपरीत तो नहीं हैं। लेकिन ऐसे कई मामले आए हैं जब कोर्ट ने संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों या कानूनों को रद्द कर दिया या सरकार के किसी निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया। इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर भी न्यायपालिका ने कई बार कानूनों में जरूरी बदलाव कर दिए, जबकि यह काम है विधायिका का। दूसरी तरफ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी यहाँ कार्यपालिका की भूमिका है, जबकि किसी न्यायाधीश को जब पद से हटाना हो तो हटाने के लिए संसद यानी विधायिका में प्रक्रिया चली जाती है और उस आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा देते हैं। इस तरह भारत में इन तीनों शाखाओं के बीच एक को रिलेटेड पैटर्न दिखाई देता है, न कि सेपरेट पैटर्न। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है कि सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन एक हानि यह भी है कि जब कार्यपालिका विधायिका में अपना बहुमत खो देती है तो सदन में बहुमत साबित करने के लिए गठबंधन का रास्ता खोला जाता है, जिससे राजनीतिक सौदेबाजी बढ़ने लगती है और इसका सीधा असर सरकार की नीतियों पर पड़ता है। इसलिए विकल्प बी गलत है। भारतीय संसदीय प्रणाली में एक विशेषता है कि सरकार के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री को बिना चुनाव के भी बदला जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। संविधान में शर्त है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नियुक्ति के समय वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, अब चाहे वह निर्वाचित होकर आए या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित हो। लेकिन नियुक्त किए गए नए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नई मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत साबित करना होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही।